हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आपको वास्तविक संख्या का कुछ इम्पोर्टेंट चुना हुआ क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो 2023 एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अगर आप मेरे वीडियो को Facebook के ज़रिए देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, इसको हम समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 255 और 867 का मसो ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया है पहला संख्या ये मान देंगे। पहला संख्या कितना है? 255 और दूसरा संख्या 867 ऐसे मान देंगे। फिर इसके बाद छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग लगाएंगे, यानी 867 को 867 में भागा लगेगा 255 से। अब 255 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा देख लेंगे। 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7। अब घटाएंगे, 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, 6 में से 6 घटेगा 0 होगा, 8 में से 7 घटेगा 1 होगा। ऐसे इसको घेर देंगे और यहाँ से इसको उतार देंगे 255 को। फिर से भागा लगाएंगे, 2 मरतबे लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 में 0 से गुना होगा, 0 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ घटाएंगे, 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा 5, 2 में से 2 घटेगा यानी कट जाएगा, यानी बचेगा 51। अब 51 को फिर से घेर देंगे और भागा लगाएंगे कितना से? 102 से। इसके बाद 51 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 102 हो जाएगा और यह आसानी से कट जाएगा। अब इसके बाद जो प्रक्रिया कह रहा है हमको यूक्लिड विभाजन से, ये जो अभी वाला जो सिस्टम किए हैं इसको हम रफ में हल करते हैं, ठीक है। और रफ में हल करके इसके मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि यह कह रहा है यूक्लिड से, तो हम यूक्लिड विभाजन से ही सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो नंबर मिलने वाला नहीं है, तो इसको रफ में ही हल किया जाएगा। अब जो अब बताया जाएगा वही यूक्लिड विधि होगा, लेकिन इसको हेल्प के लिए ऐसा हल किया जाएगा। आगे देखते हैं। क्योंकि यूक्लिड एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड का फॉर्मूला होता है ए बराबर BQ प्लस R। इसमें समझेंगे, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको भागफल, इसको भागफल कहेंगे और रिमाइंडर को क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे, ठीक है। यानी भाज्य आपका हो जाएगा A, भाजक हो जाएगा B, भागफल हो जाएगा Q और S यानी शेषफल हो जाएगा R, रिमाइंडर हो जाएगा।
इसके मदद से हम यूक्लिड तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, 867 कितना लिख देंगे, 867 आपका ए हो जाएगा, और बी कितना होगा 255 गुने 3 प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना है 102। यहाँ लिख देंगे आर जो है नॉट इक्वल टू 0 है, आर 0 के बराबर नहीं है। ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ दूसरे में 255 बराबर कितना होगा 102 गुना 2 प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना है 1 यानी 51, और यहाँ लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। तीसरा स्टेप में देखेंगे 102 बराबर कितना हो जाएगा जी 51 गुने में 2 प्लस की कटा हुआ है तो शेषफल यहाँ लिख देंगे आर इक्वल टू 0। यहाँ अब लिखेंगे, इसीलिए क्या निकालना है निकालना है मॉस को HCF इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में महत्तम समापवर्तक होता है। यानी जितना से कटेगा 102 से कटा है, और यहाँ कितना है नहीं जी 102 से यहाँ कटा है। तीसरा चरण में 100 कितना से कटा है 51 से कटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा आंसर है। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या प्राप्त होता है, आप ही बताइए क्या प्राप्त हुआ है। यूक्लिड एल्गोरिथ्म से क्या प्राप्त हुआ है, HCF प्राप्त हुआ है, मतलब क्या मौसा प्राप्त हुआ। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको भी जान लीजिए कि हमें यूक्लिड से क्या प्राप्त होता है। यूक्लिड से HCF यानी मौसा ही प्राप्त होता है, यानी लौसा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि LCM जानेंगे LCM का पूरा नाम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। L लोएस्ट, C कॉमन, M मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक यानी लसा। तो लसा का मान दिया हुआ है 504, 504 लसा का मान है। इसमें पहला संख्या 72 है और दूसरा संख्या 126 है। हमको ज्ञात करना है HCF यानी 72 और 126 का HCF ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपको। लिखेंगे दिया है पहला संख्या 72 है एवं दूसरा संख्या 126 है। इसके अलावा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM कितना है, तो LCM है जी 504। इतना तो आपको गिवन किया हुआ है। और आगे देखेंगे क्योंकि होता है फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल होता है लस गुने मस। यानी दो संख्या को हम लोग क्या कह देंगे A और B। दो संख्या क्या क्या है A और B है। गुणनफल का मतलब गुना होगा, बराबर में LCM कहते, LCM यानी लसा को कहते हैं और मस यानी HCF को कहते हैं। इस फार्मूला के माध्यम से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, A का मान कथी दिया हुआ है
ए का मान है 72, बी का मान है 126। एलसीएम का मान कितना हुआ? एलसीएम का मान है कितना? 504 गुना एचसीएफ का मान कितना है? नहीं है, इसको ज्ञात करना है। अब आगे देखेंगे, लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 72 गुने 126 बट्टा में कितना लिख देंगे? बट्टा में लिख देंगे जी 504। 504 यहाँ कटाएंगे, 7 मरतबे कट जाएगा, आगे 126 बट्टा 7 होगा। यहाँ 7 मरतबे जब कटाएंगे तो कितना से कटेगा देख लेते हैं इसको भी। 7 एकम 7 और इसमें बचेगा 5, यानी 7 अठे 56। अब यहाँ लिख देंगे, इसीलिए क्या HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा जी? 18, यानी इसका आंसर हो गया 18। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का मस महत्तम समापवर्तक और लस लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। समझेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले हम यह कह रहा है अभाज्य, पहले हम रफ में भाज्य विधि से सॉल्व करेंगे, यानी 6 का 8 का और कितना का 22 का भाज्य करेंगे, 2 से हो जाएगा 11 और कटाएंगे 11 से 11 कम 11। अब 2 से कटाएंगे इसको 4, इसको कटाएंगे 2, इसको कटाएंगे 1। अब यहाँ 6 को 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसको हम रफ में हल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके मदद से ही हम अभाज्य पर चलेंगे, क्योंकि 1 नंबर में कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए? मस यानी HCF में देखेंगे, यहाँ तीनों में 22, 8, 6 में कौन कौन अंक मिल रहा है? क्या मिल रहा है जी? 2, 2, 2, यहाँ लिख लेंगे 2। इसके अलावा 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसके अलावा है क्या? 1, 1, 1, यहाँ गुना में लिख लेंगे 2 एकम 2। यही आपका क्या हो जाएगा? मस यानी HCF हो जाएगा। फिर कह रहा है लस ज्ञात करने के लिए लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM। इसको समझेंगे, पहले इसका आंसर लिख लीजिए और आंसर लिखने के बाद क्या क्या होगा? 11, फिर उसके बाद 2, 2 यानी 2 इंटू 2, फिर इसके बाद 3 लिख लेंगे। क्या? 3 लिख लेंगे। अब इस सब को गुना करके लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। 11 दूना 22 और यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर गुना करेंगे 12 दूनी 24, 24 का 4 हाथ में 2, फिर 12 दूना 24 और 2 26, यानी 264 क्या हो जाएगा? 264 एलसीएम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। यहाँ लिखे भी कहेगा, व्यक्त करने भी कहेगा और बदलिए भी कहेगा, लेकिन मेन मुद्दा है अभाज्य गुणनखंड। किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। किसको? 140 को। चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? भाज्य करेंगे और इसके बाद क्या कर देंगे? उसको अभाज्य कर देंगे। शुरू करते हैं। हल में यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे जी? 140 को यहाँ सबसे पहले भाज्य कर देंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा।
फिर 2 से लगाएंगे तो 35 का, इसका मतलब 70 का जब 35 हो जाएगा। और फिर छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे तो कितना से लगा दें, 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब यहाँ से आपको लिख लेना, इस काम को हम रफ में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे कितना का, 140 का क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ 2 हमको 2 बार प्राप्त हुआ, यानी 2 कितना बार प्राप्त हुआ है जी, 2 बार। और 5 कितना बार, 1 बार। और 7 कितना बार, 1 बार। इसको रफ में हल करने के बाद हम यहाँ इस डायरेक्ट आंसर को लिख लेंगे, इसको रफ पेपर में सॉल्व करेंगे और इसके बाद आंसर को उसको लिख देंगे। यही आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है जो सिर्फ कितना बार, 2 बार कटे, ठीक है। यानी आप देख लेंगे 2 बार कटेगा, और 5 भी 2 बार कटेगा, 7 भी 2 बार, यानी कि जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वही क्या है, अभाज्य संख्या। मतलब इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, एकदम इत्मीनान से समझिए और ध्यान पूर्वक समझेंगे। अगला क्वेश्चन तैयार है, ध्यान से समझेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए समझते हैं, आप ध्यान दीजिए ना, आप केवल ताकिए, मैं तो आपको सिखा कर ही जाऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से आप केवल ताकिए। सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, कैसे, इसको समझेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय संख्या दिया है, लेकिन हम इसको उल्टा मानेंगे ना, कहते हैं अगर हम गलत नहीं हैं, हमको दूसरा कोई कहे कि हम गलत हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए उसके बात को अगर मान लेंगे कि हम क्या है, गलत है, लेकिन अंत में जो सिद्ध हो जाएगा मैं क्या हूँ, सही हूँ। इसी तरह इसको अपरिमेय, या क्वेश्चन को दिया हुआ है कि यह क्या है, अपरिमेय है, लेकिन हम इसको परिमेय मानेंगे और अंत में फिर से यह क्या प्राप्त हो जाएगा, अपरिमेय प्राप्त हो जाएगा। मतलब मैं कह दूंगा कि मेरी मान्यता क्या है, गलत है, मतलब जो क्वेश्चन है वह क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। मतलब इसमें विरोधोक्ति नियम को लगाया जाएगा। विरोधोक्ति का मतलब होता है उल्टा, मतलब यह अपरिमेय है, हम इसको परिमेय मानेंगे और अंत में अपरिमेय ही प्राप्त होगा। चलिए विरोधोक्ति नियम को जानते हैं। लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय दिया है, हम अपरिमेय माने हैं। क्योंकि जानते हैं √2 को हम क्या बनाए हैं, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। अगला समझेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ लिख देंगे √2 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। अब यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है इसके हिसाब से बनाएंगे, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 हो जाएगा बराबर P²/Q², यानी स्क्वायर है तो P पर भी होगा और Q पर भी होगा। आगे इसको 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिर्यक गुना कर देंगे। P में 1 से तो हो जाएगा जी P² बराबर, उसके बाद लिख देंगे Q² में 2 से हो जाएगा 2Q²। आगे यहाँ से समझेंगे ध्यान पूर्वक, क्या हो जाएगा, P पर से स्क्वायर जब उड़ाएंगे तो P बचेगा और सामने स्क्वायर होने के बाद रूट लग जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 2Q²। फिर लिखेंगे P बराबर, ये रूट है 2 पर भी है और Q² पर भी है, यानी कि ये जो रूट है, रूट 2 पर भी है और Q² पर भी है, तो दोनों पर लगा दिए। P बराबर √2 क्या बचेगा, 2 और स्क्वायर से रूट खत्म, इसमें क्या बचेगा जी, यहाँ केवल Q बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे, अब बाया कथी में, बाया पक्ष में
बाया पक्ष में p का गुणांक 1 है। अगर ABCD में कुछ दिखाई नहीं देता है मतलब यहाँ 1 है। p का गुणांक 1 है जो एक प्रकृत संख्या है। ठीक है, p का गुणांक 1 है जो एक प्रकृत संख्या है। आगे देखेंगे दाया पक्ष में q का गुणांक समझेंगे। q का गुणांक दाया पक्ष में क्या है, √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी दाया पक्ष में q का गुणांक क्या है, √2 है जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमारी मान्यता क्या निकला जी, गलत। हमारी मान्यता गलत है क्या, कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। यहाँ लिख देंगे इसीलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी जो हम माने हैं क्या है, गलत है, लेकिन क्या है, √2 क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ देख लेंगे, यहाँ इस भाषा को समझेंगे ध्यान पूर्वक। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं। यहाँ देखेंगे कि p का गुणांक 1 है, वह प्रकृत संख्या है, तो इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको √2 से तो जरूर लेना देना है, क्योंकि हम इसको माने हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहीं गड़बड़ा जाए तो मेरा माना हुआ क्या हो जाएगा जी, गलती हो जाएगा। तो दाया पक्ष में क्या प्राप्त हुआ है, √2 प्राप्त हुआ है, और यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या माने हैं, परिमेय। तो हमारी मान्यता क्या निकला, गलत निकला। लेकिन क्या है, यह √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन हरदम बार बार पूछते रहता है, इसको ध्यान से समझेंगे, और इसको समझने के बाद अगर समझ में नहीं है तो फिर से देखेंगे, और थोड़ा फास्ट में देखेंगे या स्लो में देखेंगे, और समझ आ जाए तो इस पर 2-4 और क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, या √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, और आज की सेवा यहीं पर समाप्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और हमको अधिक से अधिक सपोर्ट करें, और कुछ लाइक तो बनता है, और लाइक भी दीजिए। अगर मेरे चैनल को आप फेसबुक से देख रहे हैं, या इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो फेसबुक पर एक लाइक दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी के पास पहुंचे और वह इस वीडियो का लाभ उठा सके। आज के लिए यहीं पर वीडियो को समाप्त किया जाता है। जय हिंद।